सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स और ज्योग्राफी एंथुसियास्ट का आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में स्वागत है। आज हम नेचर के एक ऐसे मास्टर स्कल्प्टर यानी ऐसी शक्ति की बात करने वाले हैं जो बिना थके लगातार अपना काम करती रहती है, और वो है हमारा ओशन। कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हिंदी में तटीय भू आकृति विज्ञान कहते हैं, इसके इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर कैसे समुद्री लहरें और करंट्स बड़ी बड़ी सॉलिड रॉक्स को तराशकर एक से बढ़कर एक कमाल के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डायनामिक प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस विश्लेषण के रोडमैप पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत हम कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी के इंट्रोडक्शन से करेंगे, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ ओशन वेव्स, कोस्टल इरोजन के मैकेनिज्म्स और पूरा इरोजन सीक्वेंस समझेंगे, और आखिर में स्कल्प्टेड लैंडफॉर्म्स और सबमर्ज्ड कोस्ट्स यानी फ्यॉर्ड्स और रियास को डीपली कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंट्रो टू कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी यानी तटीय भू आकृति विज्ञान का परिचय। जियोमॉर्फोलॉजी के डेप्थ में उतरने से पहले इसकी फाउंडेशनल टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दो ऐसी टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज करती हैं। पहली है कोस्ट यानी तट। ये काफ़ी ब्रॉड और विस्तृत एरिया होता है जहां लैंड और सी का आपस में इंटरैक्शन होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ शोर लाइन, जिसे तट रेखा कहते हैं, वो एक एग्जैक्ट पतली सी बाउंड्री लाइन है जहां ओशन का पानी डायरेक्टली लैंड से टच होता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये माइक्रो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनके अलावा दो और जोन्स हैं जो कोस्टल एक्टिविटीज का मेन स्टेज सेट करते हैं। एक है लिटरल जोन यानी तटपट्टी। ये एग्जैक्टली वो एरिया है जो हाई टाइड और लो टाइड मार्क्स के बीच में आता है। और दूसरा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय शेल्फ, जो कॉन्टिनेंट का शैलो सबमर्ज्ड किनारा होता है, लगभग 200 मीटर्स की डेप्थ तक। असल में यही दोनों वो प्राइमरी स्टेजेस हैं जहां वेव एक्शन सबसे ज्यादा डोमिनेंट और पावरफुल होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एनाटॉमी ऑफ ओशन वेव्स, समुद्री तरंगे और उनकी क्रिया। लैंडफॉर्म्स को समझने के लिए पहले उस फोर्सेस को समझना होगा जो उन्हें बनाती हैं, यानी वेव्स। वेव्स आखिर बनती कैसे हैं? जब हवा ओशन सरफेस पर फ्रिक्शन क्रिएट करती है तब एनर्जी वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। डीप वाटर में पानी असल में आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है। वहाँ वाटर पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर सर्कुलर मोशन करते हैं। लेकिन जैसे ये एनर्जी शैलो वाटर यानी उथले पानी में एंटर करती है, बॉटम फ्रिक्शन की वजह से पानी की स्पीड रुकने लगती है। रिजल्ट, वेव की हाइट अचानक बढ़ती है, वो आगे की तरफ टिल्ट होती है और फाइनली शोर पर बड़ी जोर से ब्रेक हो जाती है। वेव्स के टूटने के बाद का मैकेनिज्म आगे के लैंडफॉर्म्स डिसाइड करता है। यहाँ दो टर्म्स आती हैं, स्वॉश और बैकवॉश। अगर इनका एनालिटिकल कंपैरिजन देखा जाए तो जब लहर का पानी लैंड की तरफ ऊपर चढ़ता है और अपने साथ सेडिमेंट्स लाकर डिपॉजिट करता है तो उसे स्वॉश यानी स्वाश कहते हैं। पर ग्रेविटी के कारण जब वही पानी समुद्र की तरफ वापस लौटता है और मटेरियल को अपने साथ ड्रैग करके ले जाता है तो उसे बैकवॉश कहते हैं। रूल बहुत सिंपल है, अगर स्वॉश डोमिनेंट है तो कंस्ट्रक्शन यानी डिपोजिशन होगा, और अगर बैकवॉश स्ट्रांग है तो डिस्ट्रक्शन यानी तटीय क्षरण या इरोजन होगा। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, कोस्टल इरोजन मैकेनिज्म्स, समुद्री क्षरण की विधियां। ओशन वेव्स आखिर सॉलिड रॉक्स को काटती कैसे हैं? इनके पास 4 मेन टूल्स होते हैं। पहला है हाइड्रोलिक एक्शन यानी जल गति क्षरण। जब वेव्स रॉक्स की दरारों में पूरी ताकत से हिट करती हैं तो वहां ट्रैप्ड हवा और पानी एक एक्सप्लोसिव प्रेशर बनाते हैं जो रॉक को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। दूसरा है अब्रेशन या घर्षण। इसे बेसिकली ओशन का सैंडपेपर इफेक्ट समझ सकते हैं। वेव्स अपने साथ रॉक्स और पेबल्स लाती हैं और उन्हें लगातार क्लिफ पर रगड़ती हैं। तीसरा है अट्रिशन यानी सन्निघर्षण, जिसमें पानी के अंदर मौजूद पत्थर आपस में टकरा टकरा कर टूटते हैं और छोटे गोल आकार ले लेते हैं। और चौथा है सोल्यूशन या विलयन, जहां सी वाटर लाइमस्टोन जैसी रॉक्स को केमिकली अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द कोस्टल इरोजन सीक्वेंस यानी तटीय क्षरण का क्रम। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम रिटेंशन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इरोजन के ये 4 मैकेनिज्म्स एक पूरी एवोल्यूशनरी स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। कहानी शुरू होती है एक क्लिफ या तट कगार से। वेव्स लगातार क्लिफ के वीक पॉइंट्स पर अटैक करती हैं, जिससे बेस पर खोखला हिस्सा बनता है और एक केव या गुफा बन जाती है। लगातार अटैक होते रहने से जब ये केव क्लिफ के आर पार हो जाती है तो एक नेचुरल ब्रिज बन जाता है, जिसे आर्च यानी आर्क कहते हैं। वक्त के साथ इस आर्च की रूफ वीक होकर पानी में गिर जाती है
और ओशन में सिर्फ एक अकेला लंबा पिलर खड़ा रह जाता है। इसे कहते हैं स्टैक। और कहानी का एंड तब होता है जब वेव एक्शन इस स्टैक को भी घिस डालता है और पानी के लेवल पर सिर्फ एक बेस बचा रह जाता है, जिसे स्टंप या स्टंप कहा जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ किताबी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। हमारी अर्थ पर इस इरोजन सीक्वेंस के स्पेक्टैकुलर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। इंग्लैंड का फेमस डर्डल डोर एक परफेक्ट आर्च का उदाहरण है जो बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा लगता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट ओशन रोड पर स्थित 12 अपोसल्स दुनिया में स्टैक फॉर्मेशन के सबसे आइकॉनिक और ब्रेथ टेकिंग एग्जाम्पल्स में से एक हैं। ये नेचुरल मॉन्यूमेंट्स ओशन की पावर का साक्षात प्रूफ है। हमारा अगला पड़ाव है सेक्शन 5, स्कल्प्टेड कोस्टल लैंडफॉर्म्स, क्षरण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। कोस्टल रीजन्स में एक और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसे वेव कट प्लेटफॉर्म यानी तरंग कथित मंच कहते हैं। जब एक क्लिफ लहरों की लगातार मार से इरोड होकर लैंड की तरफ पीछे खिसकती है तो वो समुद्र के अंदर अपना एक फ्लैट रॉकी बेस छोड़ती जाती है। इसे ही वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। इस लैंडफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि ये ज्यादातर लो टाइड के दौरान ही पानी के ऊपर दिखाई देता है और इस पथरीले प्लेटफॉर्म में जियोलॉजिस्ट को बहुत बार एंशिएंट फॉसिल्स और अलग-अलग तरह की मरीन लाइफ देखने को मिल जाती है। एक और क्लासिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमिनन है डिफरेंशियल इरोजन या असमान क्षरण। इस प्रोसेस से दो ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हेडलैंड यानी शेल शिखर और बे यानी खाड़ी। असल में जब कोस्ट पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं तो ओशन वेव्स सॉफ्ट रॉक्स को जल्दी काट देती हैं। सॉफ्ट रॉक इरोड होकर अंदर धंस जाती है और एक सेमी सर्कुलर बे बनाती है, लेकिन हार्ड रॉक अपनी जगह पर डटकर खड़ी रहती है और समुद्र की तरफ बाहर निकली रहती है। इन ऊंचे मजबूत हिस्सों को हेडलैंड कहा जाता है। अगर इसे बिल्कुल प्रैक्टिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो समझना और भी आसान हो जाता है। इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन को अगर डीपली ऑब्जर्व किया जाए, खास तौर पर कोंकण कोस्ट और केरला कोस्ट पर, तो वहाँ हेडलैंड्स और बेस का एक बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि ग्लोबल जियोमॉर्फोलॉजी के ये प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली हमारी अपनी कोस्टलाइंस पर भी लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सबमर्ज्ड कोस्ट्स, फ्यॉर्ड्स एंड रियाज। डूबते तट, फ्यॉर्ड और रिया। जब जमीन धंसती है या सी लेवल बढ़ता है तब क्या होता है? सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में फ्यॉर्ड और रिया के बीच का कंपैरिजन लगातार और बार बार पूछा जाता है। दोनों ही डूबते हुए तट या सबमर्ज कोस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, पर इनका ओरिजिन बिल्कुल ऑपोजिट है। फ्यॉर्ड तब बनता है जब एक ग्लेशियर द्वारा बनाई गई चौड़ी यू शेप्ड वैली में सी लेवल बढ़ने से पानी भर जाता है। नॉर्वे के कोस्ट इसका सबसे क्लासिक और मजेस्टिक एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ रिया तब फॉर्म होता है जब किसी नॉर्मल रिवर द्वारा काटी गई वी शेप वैली सी लेवल बढ़ने से ओशन में डूब जाती है। इसे नॉर्थ वेस्ट स्पेन के कोस्ट पर डीपली ऑब्जर्व किया जा सकता है। बेसिकली ओरिजिन का ये यू शेप्ड ग्लेशियर और वी शेप्ड रिवर वाला डिफरेंस बिल्कुल माइंड में लॉक कर लेना चाहिए। तो कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी के इस पूरे प्रोसेस और इन लैंडफॉर्म्स को समझने के बाद एक काफ़ी डीपली सोचने वाली बात आती है। अगर ओशन हमारी धरती का सबसे रिलेंटलेस स्कल्प्टर है जो एक सेकंड के लिए भी अपना काम नहीं रोकता, तो क्लाइमेट चेंज और लगातार बढ़ते सी लेवल्स के चलते आने वाले 1000 सालों में हमारी कोस्ट लाइन्स कैसी दिखेंगी? नेचर के बनाए ये खूबसूरत स्टैक्स और आर्चेस कब तक टिकेंगे और नए लैंडफॉर्म्स कैसे शेप लेंगे? ज्योग्राफी को नेचुरली समझने का आखिरी थ्रिल इन्हीं सवालों में छुपा है। आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन डायनामिक फोर्सेस को लगातार ऑब्जर्व करते रहिए। कीप एक्सप्लोरिंग।